हेलो एवरीवन, आरजेएस 2025 प्री एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा जो है रिलैक्स फील हो रहा होगा कि आप पिछले 2-3 महीने से जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, वो सारा काम हो चुका है। और आपकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने की जो मंजिल है, उसमें जो आपकी पहली अड़चन थी यानी कि प्री एग्जामिनेशन, वो आपने पार कर ली है। अब ये जो पेपर है, इसके अंदर आप इसको डिफिकल्ट मानोगे, इजी मानोगे, मॉडरेट मानोगे, और इस एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर ये जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ करते थे क्या उसी तरीके से फिर नहीं है, ये सारा एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जो मेंस के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या वो भी आप पीवाईक्यू के बेसिस पे कर सकते हो या फिर उसके लिए आपको कुछ अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस। हम जो सेट सॉल्व करने वाले हैं वो डी, आप सभी को पता होगा पूरी अलग अलग सीरीज आती है, तो इसमें जो डी सीरीज है हमारे पास, डी सीरीज का हमारे पास पेपर है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप लोगों का किसी दूसरी सीरीज का पेपर है तो आप क्वेश्चंस को जो मैच कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपकी कौन से नंबर पे दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Any person interested in a contract may sue to have it rescinded, and such rescission may be adjudged by the court on which of the following ground, where the contract is voidable or terminable by plaintiff, ठीक है, where the contract is lawful for cause apparent on its face and the plaintiff is more to blame than the defendant. Third है where the contract is voidable and or terminable by the plaintiff, and fourth है none of the above. अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। कैसे? देखो यहाँ पर इन्होंने नॉट डाल दिया है ना, ये नॉट डालने की वजह से पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया। यहां पे इन्होंने क्या किया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इसको इंटरचेंज कर दिया है ना सेक्शन के अंदर से, तो ये भी कंफ्यूजिंग था। फाइनली जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नोट। अब देखिए, जब हमने आपसे पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे, हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए थे, या फिर हमने आपको जर्नल जो गाइडेंस वीडियो बनाए थे, उसके अंदर हमने आपको बार बार रिपीटेडली ये बोला था कि जब भी आप एग्जाम के अंदर करो तो देखना ये जो नॉट, जहां पे नॉट नॉट वर्ड लिखा हुआ है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यही चीज है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। अब कैसे? इसमें लिखा हुआ है must not if objected by the adverse party be asked in an examination chief or in a re-examination except with the permission of the court। ये सेंटेंस कुछ सही सा लग रहा है अभी तक, और देख लेते हैं आगे। must not be asked in an examination chief or in re-examination except with the permission of the court। नहीं, इसके अंदर से एक चीज स्किप कर दिए, if objected by the adverse party, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। must not if objected to by the adverse party be asked in examination chief except with the permission of the court, but the same may be asked in the cross examination re-examination। अब देखो ये वर्ड यहाँ पर आना चाहिए था, इसको डाल दिया यहाँ पर, इस वजह से फिर से कंफ्यूजिंग हो गया, तो ये भी गलत हो गया। must not if objected by the adverse party be asked in examination chief or in cross examination or re-examination except with the permission of the court। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहां पे आपको जो कंफ्यूजन होगा फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में होगा। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, मस्ट नॉट यहां तक ठीक है, इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ, बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ, और इन क्रॉस एग्जामिनेशन और इन री एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया, तो ये भी हो गया गलत। क्यों? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे मनाही नहीं होती, तो इसीलिए देखो अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन उसके जो ऑप्शंस है ना उनको घुमा दिया, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट बन गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1। एक सेकेंड, इसमें पेज एक थोड़ा गड़बड़ हो गया, पेज नंबर 11 थोड़ा आगे आ गया, पर उसको बाद में चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, नजुल लैंड शेल मीन आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी ओनली वेस्टिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ अ पंचायत सर्किल ओनली वेस्टिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट। आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी और पंचायत सर्किल और अ विलेज टाउन
or city vesting in the state government. Any land belongs to state government or as the case may be to the central government. ओके तो ये चार आपके सामने ऑप्शन है. इसमें देखो सीधा सीधा लैंड रेवेन्यू एक्ट का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा घुमा हुआ नहीं, डायरेक्ट आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर. फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड in the case of a claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sent in his claim to the official liquidator, the claim is accepted by the official liquidator, the official liquidator took cognizance of the claim sent to him by the claimant, and lastly the official liquidator issue notice to the opposite party. तो ये तो इसका बिल्कुल भी नहीं है ना. अब यहां पे है द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आप सेक्शन नंबर 15 इसके लिए रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका आंसर क्लियरली मिल जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड. अब देखो ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आए इंडियन एविडेंस एक्ट में से, आपके सेक्शन नंबर 64. ठीक है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके तो यहां पे आपसे पूछा गया है ये हाँ कि आपको कब नोटिस देने की जरूरत नहीं होती. व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस. ठीक है सेकंड है व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट. थर्ड है व्हेन इट अपीयर्स और इज प्रूव्ड दैट द एडवर्स पार्टी has obtained possession of the original by fraud or force. and fourth है आपका when the adverse party or his agent has denied the loss of the document. तो आप जब इसका करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा करेक्ट ऑप्शन इज 4. करेक्ट ऑप्शन इसका आपको 4 देखने को मिलेगा. ओके तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था इसके अंदर. इसके बाद हम चलते हैं. अब इसमें भी देखो एक इश्यू है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को लेके ऑब्जेक्शन उठाई जाए. कैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द एडवर्स पार्टी और एजेंट हैज डिनाइड. ठीक है डिनाइड और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केस नोटिस टू प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है तो यहां पे जब आप ये पूरा पढ़ोगे इसके अंदर तो सेक्शन नंबर जो 66 है उसके अंदर जब आप पढ़ते हो, मैं एग्जैक्ट आपको यहां पे निकाल के बता देता हूं. सेक्शन 66 की प्रोवाइजो में लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसेबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस. यानी कि इन फॉलोइंग केसेस के अंदर आपको सेकेंडरी एविडेंस अगर देना है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है. तो वो कौन से केसेस है? पहला व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस. तो यानी कि अगर डॉक्यूमेंट अपने आप में नोटिस है तो आपको सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है. और जबकि हमको क्या देखना है कि जहां पे नोटिस देने की जरूरत है इज रिक्वायर्ड. ठीक है नोटिस देना रिक्वायर्ड है तो यानी कि व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ नोटिस या नोटिस देने की जरूरत नहीं है. फिर सेकंड लिखा व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट. ठीक है अब यहां पे भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया. यहां पे आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है. फिर है व्हेन इट अपीयर्स और इज प्रूव्ड दैट द एडवर्स पार्टी इज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल बाय फ्रॉड और फोर्स. ये भी इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है. थर्ड पॉइंट when it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force. यानी कि यहां पे भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है. फिर इसके अंदर आता है when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document. यानी कि उन्होंने एडमिट कर लिया है तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनको नोटिस नहीं देना. लेकिन देखो यहाँ पे डिनाइड लिखा हुआ है तो यानी कि एक वर्ड चेंज कर दिया उसकी वजह से आपका पूरा ऑप्शन ही पलट गया. तो यानी कि यह आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है. तो ये देखो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को चेंज किया गया है और इस वजह से ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं. आपकी बैरेक के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड होनी चाहिए. और जब हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए थे और रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड किए थे गाइडेंस के लिए, उसमें हमने बोला था कि अगर आपको आरजीएस क्लियर करना है तो आपकी बैरेक पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की ना एक भी वर्ड की तो फिर बहुत बड़े ब्लंडर होने वाले हैं. तो
तो इस वजह से यहाँ पे देखो एडमिटेड और डिनाई, यहाँ पे डिनाई डाल दिया और आपका ये ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे बना दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर द प्रोविजन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो अपन को करेक्ट स्टेटमेंट डालना है विद रिगार्ड टू एक्नॉलेजमेंट। ये आपसे पूछा जा रहा है सीधे सीधे सेक्शन नंबर 18 से, सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। An application for the execution of decree or order shall be deemed to be an application in respect of any property right, ये गलत है। An acknowledgement may be sufficient though it omits to specify the exact nature of the property right, ये statement सही है। और भी देख लेते हैं। For the purpose of an acknowledgement the word signed means signed personally and does not include signed by any agent। देखो ये चीज गलत है, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं और none of the above is correct। तो अपना करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ रेजिग्नेशन बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके जो जज है अगर रिजाइन करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में by writing under his hand address to the president resign his office, ये एकदम करेक्ट है। ये आपके जो आंसर क्वेश्चन है ये आपके आया है आर्टिकल से। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 का क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द सीजीआई रिजाइन हिज ऑफिस, ये गलत है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में बाय announcing the same in the open court during court hours resign his office, गलत है। A judge of supreme court में by writing under his hand address to the central council of ministers resign, गलत है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा घुमाया नहीं गया, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, मैं इसको थोड़ा इजी ही बोलूंगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड टू द फिल इन द ब्लैंक। ओके, क्वेश्चन है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। मिसरिप्रेजेंटेशन और चीटिंग, अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चीटिंग वर्ड मिसिंग है ना, लेकिन यहां पे इन्होंने चीटिंग वर्ड डाल दिया। तो अगर आप इसको इंक्लूड भी कर लेते हो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, तब भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Under the provision of transfer of property act, unless there is something represent in the subject or construct immovable property, includes, does not include। ओके, ये हमने देख लिया, अब चलते हैं आगे। Include standing timber, ठीक है, include standing timber, तो तीनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। Does not include standing timber, growing crops and grass, ये बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, और ये आपके बेस्ड है सेक्शन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है, सॉरी सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अ विल मे बी प्रेजेंटेड और डिपॉजिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप विल को कितने टाइम में रजिस्टर करवाना आपके लिए जरूरी है। विद इन 3 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, विद इन 3 years ऑफ एग्जीक्यूशन, विद इन 12 years, नहीं, आप किसी भी टाइम पर बिल को प्रेजेंट कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 27, ठीक है, सेक्शन नंबर 27 में। फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस। अब देखो इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिप्यूटी स्पीकर ये मेंशन नहीं है ना। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ स्पीकर तो मेंशन है, लेकिन डिप्यूटी स्पीकर मेंशन नहीं है, तो और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो अब क्या ऐसी सिचुएशन में क्या इसको करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसली ये दोनों वर्ड्स वहां पर जो है मेंशन नहीं है, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर माना जाएगा ये हम हाई कोर्ट के आंसर के ऊपर छोड़ते हैं अभी के लिए। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। Under the provision of transfer of property act 1882, which of the following lease can be made by oral agreement, ठीक है, यानी कि आपको लीज आप कैसे जो है बना सकते हो, ये बेस्ड आपके सीधे सीधे सेक्शन नंबर 107 से ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। अब अपन को देखना है ऑरल एग्रीमेंट, ठीक है, ऑरल एग्रीमेंट पे देखना है। तो देखो ये नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही एक साल की होती है, एक साल से ज्यादा होती है, तो आपको राइटिंग में करना जरूरी है। तो एक साल से ज्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये भी नहीं हो सकती। अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर अकम्पनीड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नन ऑफ दी अबव, तो आगे पढ़ना ही नहीं, यहाँ पे हो गया। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आया है रमेश, उन्होंने नहीं ये आया है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है। रमेश इज एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स, ओके, हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट। रमेश सेल्स टू हकम सिंह ऑन क्रेडिट विदाउट मेकिंग प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरी with regard to his solvency. Later on it reveals that Hakam Singh was solvent, sorry, अब देखो इसमें भी गड़बड़ है, अभी मैं बताता हूं आपको कैसे। solvent at the time of such sale, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, solvent, और आप अगर हिंदी में देखोगे इसको तो लिखा हुआ है दिवालिया, यानी कि हिंदी के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट है। दिवाले का मतलब होता है कि वो इंस्टॉलमेंट है। यह पता चलता है कि इस विक्रय के समय हाकम सिंह दिवालिया है, तो यहां पे लिखा होना चाहिए था हकम सिंह वॉज इंसॉल्वेंट, तो यहां पे लिख दिया गया सॉल्वेंट, तो ये हो गया टाइपोग्राफिकल एरर, ठीक है। उसके बाद अगर आप वैसे इन जर्नल इस इलस्ट्रेशन को देखते हो तो आपका सेक्शन 112, सॉरी 212, सेक्शन 212 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है और इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। बट देखा जाएगा ऑफिशियल आंसर की के अंदर जब इसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इसके अंदर क्या डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बुकलेट के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि अगर डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है हिंदी और इंग्लिश वर्जन में तो आपको इंग्लिश वर्जन फॉलो करना है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि देखो अब इसको पढ़ लेते हैं, मस्ट टेक कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब क्या है, उसे नुकसान हुआ है, बट सॉल्वेंट है तो नुकसान कैसे हुआ, cannot be held liable for compensation, वही बात है, was acting for his principal, therefore the act done by him will be treated as if the same were done by his principal and he cannot be liable, ठीक है, for any loss thereby sustained and his principal will have to share the loss equally। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको सॉल्वेंट बता दिया और आगे बताया ही नहीं कि लॉस हुआ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अब देखा जाएगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट इसके अंदर क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सप्तपदी मीन्स टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड वेरिन फॉर द 3 स्टेप्स ब्राइडग्रूम विल वॉक बिहाइंड, नहीं ऐसा कुछ डिटेल में वहां पे नहीं लिखा हुआ है। द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड वेरिन द 3 स्टेप्स ब्राइड विल टेक बिहाइंड, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। कंफ्यूजन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। अब यहां पे जब आप सेक्शन नंबर 7 देखोगे ना, सेक्शन नंबर 7 ऑफ दी एक्ट, तो यहां पे आपको आंसर देखने को मिलेगा और वहां पे लिखा हुआ है टेकिंग द 7 स्टेप्स, ना कि 7 राउंड्स। 7 स्टेप्स, सप्तपदी, 7 पांव। अगर मैं इसको बहुत ही लेम लैंग्वेज में बताऊं तो सप्तपदी का मतलब 7 पांव, तो यानी कि 7 स्टेप्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 7 स्टेप्स, ओके। 14, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। Which of the following statement is not correct with regard to the payment and delivery under the Sales of Goods Act 1930, है ना। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेस्ड है सेक्शन नंबर 32 से लेके 35 तक। सेक्शन 32 से लेके सेक्शन 35 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। अनलेस अदरवाइज एग्री डिलीवरी ऑफ द गुड्स पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन। अब देखो अपन को नॉट करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, जबकि स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर सेक्शन 32। फिर चलते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर और ऑफ एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है एज पर सेक्शन 33। फिर चलते हैं डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ passing the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of part of the goods with an intention of serving it from the whole does not operate as a delivery of remainder
रिमाइंडर सॉरी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यानी कि आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होने वाला है, फोर्थ स्टेटमेंट। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ गुड्स इज बाउंड टू डिलीवर देम विदाउट वेटिंग द बायर टू अप्लाई द डिलीवरी। तो यहां पे देखो इन्होंने क्या किया, बाउंड से पहले सेक्शन 35 के अंदर नॉट लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने नॉट को स्किप कर दिया, तो इसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द मोमडन लॉ एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट मेड ड्यूरिंग डेथ इलनेस इन फेवर ऑफ एन हेयर, ऑप्शन ए इज अ वैलिड प्रूफ एंड द सेम मे बी satisfied फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज, इज नो प्रूफ एट ऑल एंड द डेट of the debt and no effect can be given. Okay, third A is a valid proof but the same may be satisfied only if after payment of funeral expenses and debts sufficient property remains to satisfy the same. Fourth is a valid proof only if deceased made a written acknowledgement in the presence of two witnesses, otherwise the same is of no value. अब देखिए इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर, क्योंकि इसमें कई जगह पर ये लिखा हुआ है कि यहां पे जो है अगर आप डेथ इलनेस की सिचुएशन में अगर एक्नॉलेजमेंट देते हो विद रेस्पेक्ट टू डेथ तो वैलिड नहीं होता एक्सेप्ट टू 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। तो अब 1/3 वाला तो कहीं पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। अब ऐसे सिचुएशन में बात है, एक जो सुटेबल आंसर है वो ये भी है जहां पे लिखा हुआ है कि आप जो वो दे रहे हो एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक वैलिड प्रूफ है, बट आप उसको कब पे करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेट्स, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी बची है उससे आपको जो है डेट पे करना पड़ेगा। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट क्या सही आंसर मानते हैं, बट एज पर अस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, बाकी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या होता है। Option question number 17. Under the provision of transfer of property, sale means a transfer of ownership in exchange for a price paid, but it does not include the price which has been promised. Galat. A transfer of ownership in exchange for a price paid or promised, but it does not include the price partly paid or partly promised. Galat. A transfer of ownership in exchange of price paid or promised or part paid or part promised. ये एकदम सही है, just a receipt ऑफ अ प्राइस नहीं। तो देखो सेक्शन नंबर 54 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पे क्लियरली सेल्स की डेफिनेशन दी हुई है और उसके हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मींस क्वेश्चनिंग एन ऑर्डर पास बाय अ लोअर कोर्ट दैट हैज विदाउट जुरिसडिक्शन और अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखिए हेबस कॉर्पस नहीं हो सकती है क्योंकि इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, मैंडेमस होता है डायरेक्शन देना कि काम करो, क्यू वारंटो का मतलब होता है कि आप किस अथॉरिटी से वहां पर हो, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है शोरशुरारी। ओके, शोरशुरारी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ओके, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अपन को स्टार्टिंग में चलना पड़ेगा। वहां पे अपन देखते हैं अपना जो पेज नंबर 11 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ सेकंड अपील अंडर द सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो देखो आपको देखना पड़ेगा यहां पे सेक्शन नंबर 100। ठीक है, सेकंड अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री पास इन अपील बाय द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड that the case involves a substantial question of law। ये statement correct है। The second appeal under section 100 of CPC cannot be filed, जैसे cannot ये underline किया हुआ है, cannot be filed against an appellate decree passed ex parte। ये statement गलत है, बाकी statement को पढ़ लेते हैं अपन। In an appeal under section 100 of CPC, the memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law involved in appeal। ये statement correct है। Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved, in any case it shall formulate the question। ये statement भी सही है, तो correct option इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is best suited answer in the to fill in the blank of the statement below? Where the registered address of a party is discovered by the court to be incomplete
false or fictitious, the court may either on its motion or on the application of any party, ठीक है, क्या ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि एड्रेस अगर गलत है, फिक्टिशियस है, तो इसके लिए देखो आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर नंबर 6 रूल 14A ऑफ सीपीसी, और इसमें भी अगर मैं एक्सप्रेसली बताऊं तो आपको क्लॉज 5 सब रूल 5 के अंदर ये दिया हुआ। In the case where such registered address were furnished by defendant, his defense be struck out and the placed in the same position as if he had not put any defense. ये statement correct है। In the case where such registered address were furnished by plaintiff, stay of the suit, ये statement correct है, तो आपका correct answer होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि both 1 and 2 दोनों ही statement आपके correct है। ओके, अब हम चलते हैं वापस नीचे की साइड। क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन ने कर लिए हैं, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Salim says Bablu a horse and verbally warrants him sound. Salim gives Bablu a paper in these words: bought of Salim a horse of ₹500. Examine the correct answer। देखो अपन को क्या देखना है, करेक्ट आंसर देखना है। Bablu cannot prove the verbal warranty. Bablu may prove the verbal warranty. Verbal warranty is of no value since the fact of sale is written on a paper, hence the same cannot be proved. And fourth option है none of the above। यहां पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट अपन को निकालना है विद रिगार्ड टू जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मॉमडन लॉ। There is no distinction under the Mommsen law of inheritance between movable or immovable property or between ancestral or self-acquired property, ठीक है। There is no distinction under the Mommsen law of inheritance between movable or immovable property, और देखो यहाँ पे and लिखा है, ठीक है, and और between, और यहाँ पे देखो movable property, but there is a clear distinction between ancestral and self-acquired property. Third, there is no distinction under the Mommsen law of inheritance between ancestral and self property, but there is clear distinction between movable or immovable property. अब है there is a clear distinction, यहाँ पे लिखा है there is clear distinction under the Mommsen law of inheritance between movable or immovable property और between ancestral और self acquired property। देखिए, अगर आप मॉमडन लॉ की बात करें तो वहां पे सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता, और वहां पे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ ये आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नो डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है, तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। According to the provision of Hindu Minority or Guardianship Act, who is the natural guardian of adopted son who is a minor? ये आपका बेस्ड है सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। The adoptive father and after him the adoptive mother, this is the correct option, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं 24 पे। According to the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, where the parentage of the child is not known, by whom and to whom a child can be given in adoption. Option A, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person, but not to guardian himself. The guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to himself. ठीक है, the person who is taken care of child, that is giving shelter, food, clothes, other essential etc., irrespective of the fact whether such person is a guardian in the eyes of law or not, with the previous permission of the court may give the child in adoption to any person including himself. And fourth, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself. This is the correct answer। इसके लिए आपको सेक्शन रेफर करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 9। ओके, सेक्शन नंबर 9 आपको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। A decree is passed by civil judge Ajmer later on account of creation of new district namely Bewar, local jurisdiction has been changed now. The land in question comes under the jurisdiction of civil judge Bewar. Which of the following courts have jurisdiction to execute such decree? अब देखिए आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 37 प्लस 38 ऑफ सीपीसी आपको रेफर करना पड़ेगा,
और उन दोनों प्रोविजन के हिसाब से यहाँ पे इन दोनों कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है एग्जीक्यूशन का। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 26 पे। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड नॉट डिफाइंड देयरइन बट डिफाइंड इन डैश डैश शैल हैव द सेम मीनिंग्स एज असाइंड टू देम इन द सेड एक्ट एंड संहिता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 2। सेक्शन नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 a contract of sale may be made in writing but cannot be by word or mouth, by word or mouth but cannot be partly in writing or partly by word or mouth, or by word or mouth or partly in writing or and partly by word or mouth but cannot be implied from the conduct of the parties। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 4th, बिकॉज सेक्शन 5, यानी कि जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स का जो एग्रीमेंट है वो क्या हो सकता है, बाय वर्ड हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग और पार्टली इन वर्ड हो सकता है, may also be implied from the conduct of the parties। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं 28 पर। द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इशूड अंडर सेक्शन 8 of the Rajasthan Rent Control Act 2001 shall lapse if petition for execution thereof has not been filed before the tribunal within, इसका करेक्ट आंसर है 6 month। 6 month के अंदर उनको ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ हेडेंस केस इज नॉन एज मिसचीफ रूल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एयर इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। यहाँ पे देखिए फादर जो है क्लास 1 एयर नहीं होते, वो क्लास 2 एयर होते, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31। अंडर मोमडन लॉ अ मैरिज विद अ वुमन अंडरगोइंग इद्दत इज वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, irregular मैरिज, मैरिज विच इज ab initio void। करेक्ट ऑप्शन इज irregular मैरिज। ठीक है, अगर आपने इद्दत पीरियड में शादी की है तो उसको आप क्या मानते हो, irregular मैरिज। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ राजस्थान एंड कंट्रोल एक्ट एन अपील फाइल्ड इन द अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल बी डिसाइडेड विद इन। अब देखिए इसके अंदर इन दो ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन था, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इन दो में कंफ्यूजन था। अ पीरियड of 180 days from the date of service of notice of appeal on the respondent। फिर है a period of 180 days from the date of the order passed by the rent tribunal। देखो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि ड्यूरेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 19 में, और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 1। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ डॉक्यूमेंट विच इज चार्जेबल विथ फी अंडर राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट 1961 कैन बी फाइल्ड और एग्जिबिटेड इन एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ अ फी ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन दैट इंडिकेटेड एज चार्जेबल अंडर द एक्ट। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 का देखोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 में इसका आंसर है और करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आप क्या करते हो, प्रिवेंट अ फेलियर ऑफ जस्टिस, प्रिवेंट अ फेलियर ऑफ जस्टिस, इस रीजन की वजह से आप अलाउ कर देते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 एज पर दी सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा वो सेक्शन है जो आपको कंपनसेशन डैमेजेस की बात करता है। देखो सीधा सीधा आंसर है 73, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेक्शन नंबर 73 ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अच्छा है, इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। अब क्यों है 2, देखो वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट are all made by one uniform process as in the case of printing, lithography or photography, each is primary evidence of the content of the rest। यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, गड़बड़ कहां से चालू है यहाँ पे, even if they are all copies of a common original they are the primary evidence of the contents of the original। तो ये स्टेटमेंट गलत है इसकी वजह से, और आपको क्या करना था,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर। नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 unless the complaint is made within dash from the date on which the offence is alleged to have been committed. Correct answer is option number 4. Question number 37. A court of session taking cognizance of an offence under subsection 2 of section 199 of CRPC shall try the case in accordance with the procedure of the, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 एज पर सेक्शन 237 of CRPC. Correct option is option number 2. Question number 38. As per the provision of BNS, wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar. देखो हर जगह इंडिया के अंदर हर एक्ट के अंदर ग्रेगोरियन कैलेंडर ही लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आपको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर द प्रोविजन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल मीन्स a child below the age of 16 years, a male child below the age of 18 years। अब देखो जेजे एक्ट के अंदर कहीं भी मेल फीमेल के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आप वैसे हटा दो, चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 इयर्स और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 इन रिलेशन टू वर्कप्लेस एग्रीव्ड वुमेन मीन्स, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ये डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से उठ के आया है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल किया तो वो भी इस चीज को श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आया है। इस पूरे टेस्ट के अंदर एटलीस्ट 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी आरजेएस प्री की जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर क्वेश्चन थे, डायरेक्टली वहां से उठ के आए। वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जो डायरेक्टली एज इट इज है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सेम प्रोविजन से निकल के आए, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बट 7 से 8 क्वेश्चन वो हैं जो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से निकल के आए। तो अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था तो अगर 7 से 8 क्वेश्चन, वो मैं सिर्फ लीगल फील्ड के बोल रहा हूँ, मैं लैंग्वेज जो पोर्शन है उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि 70 में से 7 से 8 क्वेश्चन यानी कि 10% जो पेपर है डायरेक्टली वर्बेटियम वो हमारी टेस्ट सीरीज से आया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो इन समहाउ रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन से जो हमने पूछा, बट मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो अननेसेसरी चीज हो जाएगी। बट हाँ 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली टेस्ट सीरीज वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ये हमने कर लिया है 41। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट इन इशू, ये भी टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनी फैक्ट फ्रॉम, इसका जो ऑप्शन नंबर निकलने वाला है वो है ये, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ जेजे एक्ट, नो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी सेंटेंस्ड टू डैश विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज ऑफ एनी सच ऑफेंस आइदर अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, डेथ और फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सीता एंड गीता परचेज्ड सेम नेकलेसेस फ्रॉम अ ज्वेलर शॉप। सीता कमिटेड थेफ्ट ऑफ गीता's necklace from her almirah and kept it in her almirah. Unaware of the missing of her necklace, one day Geeta opened the almirah of Sita with the intention of committing theft of her necklace and take away her own necklace, assuming the same to be of Sita. Which of the following statement is correct? अब देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन था ऑप्शन नंबर A1 और ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर A1 बोलता है गीता वेंट देयर विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग थेफ्ट ऑफ सीता's necklace and took the same assuming it to be Sita, hence she has committed the offense of the theft. ऑप्शन नंबर 3 है गीता dishonestly removed the movable property from the possession of Sita without her consent, hence Geeta has committed the offense of theft. अब पढ़ने वाले को लगेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है गलत है क्योंकि दोनों ऑप्शन ही सही होने चाहिए। देखिए एक हद तक आपकी बात सही है, लेकिन देखो एमसीक्यू में आपको क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है सॉल्व करना होता है। और ये बात हम आपको जब वीडियो हमने आपके लिए बनाए थे गाइडेंस के लिए जो वीडियो बनाए थे उसमें साफ साफ बोली थी
कि एग्जाम में हो सकता है कि आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि दोनों आंसर ही सही है, बट उसमें आपको क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, उस सेक्शन के सारे इसेंशियल मेंशन्ड है, डिसऑनेस्टली मेंशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी मेंशन है, आउट ऑफ फ्रॉम द पोजीशन मेंशन है, विदाउट कंसेंट मेंशन। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अंडर द प्रोविजन राजस्थान एक्साइज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे सेक्शन 22 से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 45 पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकाल के इनको यहां पर देना है। ओके तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। अ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट शैल बी अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए अपॉइंट करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द रॉन्ग आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ BNSS by whom among the following the powers conferred upon any person or officer may be withdrawn। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज ऑफ सेक्शन 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ ल्यूनेटिक इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। गलत बात। नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई टिल एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिक्लेयर्स हिम एज अनसाउंड माइंड। गलत। देखो यहां पे सीधा सीधा सेक्शन 118 यहां पर आया है। ठीक है, नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them। correct option is option number 3। फिर चलते हैं नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस अ वैलिड क्वेश्चन नंबर 48। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द भारतीय न्याय संहिता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 354। फिर फॉर द पर्पज ऑफ द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस an investigation directed by a court of justice according to the law and conducted under the authority of the court of justice is not a stage of judicial proceeding, may be treated as stage of judicial proceeding only if it is specifically mentioned in such direction is a stage of judicial proceeding irrespective of fact whether that investigation may or may not take place before court of justice is not a stage of judicial proceeding if that investigation is not being taken place before court of justice। वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानी जाती। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ IPC रीजन टू बिलीव मीन्स अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही इज एबल टू थिंक बाय पुटिंग हिमसेल्फ इन द पोजिशन ऑफ इधर। नहीं नहीं, ये तो गलत है। यहां पे आपको रेफर करना है सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 26 जब आप रेफर करोगे तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि देखो जब भी हम कॉमन सेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली होता है अ थिंग इफ सफिशिएंट एविडेंस हैज बीन प्लेस्ड बिफोर हिम टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग। कई लोग इसके अंदर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्ट आंसर इज option number 3। a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। okay, तो ये बेस्ड है आपके सेक्शन नंबर 26 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक फंक्शन इज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 मींस। अब इसका जो करेक्ट आंसर है एज पर सेक्शन 113। Correct option is option number 3। 52. During the trial of a case instituted for the offence punishable under section 138 of Negotiable Instrument Act, at which stage the court can order the drawer in the check to pay interim compensation to the complainant। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 where the accused pleads not guilty to the accusation made in the complaint or upon framing of charge।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस हाउस ट्रेसपास एज defined under section 442 of Indian Penal Code, which of the following is sufficient to establish the element of entering? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, by introduction of any part of criminal trespass body inside the property. चलते हैं 54 पे. A borrowed rupees 50,000 from B. Despite repeated reminders, he has not repaying the same. A instigates C, his servant, to murder B. When he comes to demand his money, next day B came to make a demand of money. Hot talks were exchanged between A and B. However, A didn't do anything, but under such instigation C gave an X blow on the head of B. Resultantly B died at the spot. What offense A and C has committed? देखो, C ने साफ साफ मर्डर किया. अब बात आती है A के ऊपर, ठीक है. अब A ने अबेटमेंट किया है या मर्डर है? देखो, जब आप सेक्शन 114 रेफर करोगे इंडियन पिनल कोड का, तो उसमें ये बोला हुआ है अगर अबेटर ऑन द स्पॉट अगर मौजूद है तो इस सिचुएशन में ये माना जाएगा जैसे कि उस ऑफेंस के डीम्ड वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन के एंड में, इसलिए क्या माना गया है यहाँ पे, इसलिए बोथ गिल्टी ऑफ मर्डर. ए एंड सी बोथ आर गिल्टी ऑफ मर्डर. तो ये बेस्ड है आपके सेक्शन 114 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 55, अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 एक्सपोर्ट मीन्स. इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आंसर नंबर 1, ठीक है. इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका आंसर नंबर 1 सेक्शन 29 के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन व्हाट इज द पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन नंबर 6 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. चलते हैं 57 पर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू द लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इसका जो आपका करेक्ट आंसर निकलेगा वो है ऑप्शन नंबर 4 एज पर सेक्शन 21 सबसेक्शन क्लॉज 3, ठीक है. ऑप्शन नंबर 4. चलते हैं 58 पे. अंडर सेक्शन 98 एंड 99 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यूज़पेपर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. फिर चलते हैं 59 पर. What is the extent of the protection of the women from domestic violence act? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट व्हाट वुड बी द इंस्टेड इंटरेस्ट व्हेन नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 18, ठीक है. 18 इज द करेक्ट आंसर. बहुत से बच्चों ने 12% गैस किया होगा, अगर उन्हें एक्यूरेट आंसर नहीं पता तो बहुत से बच्चों ने 12 किया होगा, बट करेक्ट आंसर इज 18%. 61 पर चलते हैं. ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एज इट इज टेस्ट सीरीज का है. एवरी इन्वेस्टिगेशन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 of the IPC shall be completed within 2 months. 2 मंथ के अंदर अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए. फिर है 63, which of the following statement is correct with regard to the procedure and powers of the special court under the protection of children from sexual offense act 2012. तो यहां पे आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 33 और उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक. चलते हैं 63 पे. Which of the following statement is correct with regard to the relevancy of previous bad character in the criminal proceeding? इसके अंदर आपको रेफर करना है सेक्शन नंबर 54 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 3. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 64. अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसी इन केसेस वेयर द सेंटेंस whether of death or not is for an offense against any law relating to a matter to which the executive powers of state extend for the purpose of commutation of sentence of death or of imprisonment for life, the appropriate government means. देखो इसके अंदर
इसके अंदर होगा द स्टेट गवर्नमेंट विद इन विच द सेंटेंस्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपको इसका सेक्शन रेफर करना है आईपीसी के अंदर, ये आईपीसी में है आपका सेक्शन 55, ठीक है, सेक्शन 55, और बीएनएस में है सेक्शन 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What remedy a person have against the order of any court other than a high court whereby the request to make a complaint under subsection 1 or subsection 2 of section 340 of the CRPC has been refused? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, he can file an appeal as per section 341। इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा 341। A sues B for negligence in providing him with a car for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured. Which of the following statement is relevant as per evidence? या फिर B ऐसे। The fact that B's attention has drawn on the other occasion to the defect of that particular car, obviously relevant section 14 के अंदर। The fact that B was habitually negligent, ना not relevant। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 67। Under the provision of Rajasthan Excise Act, except with the special sanction of the state government, no magistrate shall take cognizance of any offence punishable under the act unless the prosecution is instituted within correct answer is 1 year after the date on which the offence is alleged to have been committed। इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 67, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस, ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द। अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये एक दो क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 21st डे ऑफ जनवरी 1972। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69। Under the provision of IPC, in all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender। देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसको जो उन सभी में से जो मिनिमम पनिशमेंट है ना, लोएस्ट पनिशमेंट है, वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर 3 एज पर सेक्शन 72। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी लीगल सेगमेंट। ये है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 265B ऑफ सीआरपीसी, हु अमंग द फॉलोइंग में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बाइंडिंग इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। करेक्ट ऑप्शन इज अक्यूज्ड, ऑप्शन नंबर 1। ये हो गया अपना लीगल पोर्शन। अब क्विकली हम लैंग्वेज पोर्शन भी देख लेते हैं। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो कथन की पूर्णता पर प्रयुक्त चिन्ह होगा। इसका करेक्ट आंसर है विस्मयादि बोधक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस विकल्प में कि सभी शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, यानी कि आप हमेशा इसको क्या करोगे, बहुवचन में प्रयोग लोगे। ठीक है, तो देखिए लोग और घोड़ा ये तो हो ही नहीं सकता। आंसू और पानी, इसमें से आंसू जो है ना ये सिंगल मतलब एक वचन में काम में लिए जा सकते हैं। धन धाम में भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन इज प्राणन दर्शन। ठीक है, करेक्ट होगा प्राणन दर्शन। फिर चलते हैं 73 पे। विलोम शब्द की दृष्टि से विकल्प बेमेल यानी कि गलत है। अब देखो बाकी अगर आपको आए या फिर ना आए तो अब ऐसी सिचुएशन में, लेकिन गौरव और गरिमा, गौरव और गरिमा तो आपको सिमिलर वर्ड लगते हैं, है ना, तो इस वजह से और आपको क्या देखना है, विलोम शब्द देखना है, पर्यायवाची देखना है, क्या देखना है, विलोम देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। फिर है 74। किस मुहावरे का अभिप्राय त्रुटिपूर्ण है, यानी कि किस मुहावरे का मतलब गलत दिया हुआ है? नाम धरना यानी कि बदनाम करना, ये करेक्ट है। नाम निकल जाना यानी कि नामकरण संस्कार करना, इसको बोलते हैं हम नाम रखना, तो फिर ये गलत हो गया। नाम मिटाना, कीर्ति का लोप करना, ये सही है। नाम का धब्बा लगाना, यश पर लांछन लगाना, ये भी सही, ये भी सही। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। न 3 में न 13 में लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है अत्यंत तुच्छ और नगण्य व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1। 76।
शुद्ध वाक्य नहीं है, अपना आचरण और सभ्यता को बचाने का प्रयत्न करे, इस पेशे के लोग कम मिलेंगे, उन्हें 4 घोड़ों और 1 बैल का दाम मिला, ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 76 में ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव, तत्समनी, तद्भव, घोड़ा, चक्रवाक, छेद, चौच, चाम, चित्रक, घी, चंद। करेक्ट ऑप्शन इज छेद, चौच। 78 पत्ते सूख रहे हैं इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं, उपरोक्त वाक्य का प्रकार है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज संयुक्त वाक्य। किस विकल्प में विराम चिन्ह उपयुक्त प्रयुक्त हुए हैं? तो इसके अंदर आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर 1, हिंदुस्तान की राजधानी बताओ, रामचंद्र जी की कहानी लिखो। क्वेश्चन नंबर 80 साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है, नहीं है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? हमें क्या करना है? सही विकल्प निकालना है। तो सही विकल्प है इसमें से समुद्र प्लस उर्मी इज इक्वल टू समुद्रमी, समुद्रमी। ठीक है, फिर 82 दाम चुकाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है, इसका करेक्ट ऑप्शन है मूल्य ऋण आदि का पैसा जोड़कर पैसा देना। ठीक है, ये इसका करेक्ट मूल्य देना। आई थिंक इसका एक बार देखते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक मूल्य देना है। जस्ट अ सेकंड, इसका मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार। मतलब क्वेश्चन नंबर 82, हाँ, क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर होना है वो यही होना है, मूल्य देना। ओके, अब चलते हैं 83 पर। निम्न में से किस विकल्प में उन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 29। छटांग चून चौबारे रसोई लोकोक्ति का उपयुक्त अभिप्राय है, झूठा, दिखावा और शान। कौन सा शब्द शुद्ध है? उद्धर। ठीक है, अब चलते हैं 86 नियर द इक्वेटर द सन डैश डैश ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब देखिए ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस लगना है, इवोपरेट्स, ऑप्शन नंबर 1। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम, ही स्पोक इन सच अ लिस्टलेस मैनर दैट ही स्पीच फील फ्लैट ऑन द ऑडियंस। देखो एक तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फिल नहीं आएगा, फॉल आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉल आएगा, तो एक तो एरर यहां पे हो गया। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई सपोज दैट व्हेन आई कम बैक इन 10 years टाइम ऑल दीज ओल्ड हाउस, बी की फॉर्म निकालनी है, पुल्ड डाउन, विल हैव बीन पुल्ड डाउन। ओके, 89 है समवन सेंट हर अ चेक फॉर 1,000 euros, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 फिल इन द ब्लैंक, दे डैश मी मेडिकेशन टू हेल्प मी रिलैक्स। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसके अंदर या तो ये करेक्ट ऑप्शन हो, ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन सूटेबल है, ये दोनों ही सूटेबल ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालते हो तो वो ये निकल के आता है। बट इसमें ये देखना होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर क्या इसका एक्यूरेट आंसर माना गया है या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 fill in the blank with the correct determiner dash applicant has 7 choices, correct option is each, choose appropriate antonym, ठीक है, correct option is extraordinary। 93 fill in the blank with the correct idiom and phrases, please dash this word in the dictionary, इसका आंसर होता है look up, ठीक है, look up। 94 है identify the voice that is used in the following sentence, he resembled his father in so many ways, इसका करेक्ट आंसर है एक्टिव वॉइस। चूज द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स, he showed me dash beautiful pictures from her vacation, some beautiful pictures। fill in the blank, the children are making a noise, making a noise, ठीक है। which of the following is not a synonym, ठीक है, डिबेकल का सिनोनिम क्या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 98 सारा कंप्लीटेड हर रिपोर्ट बिकॉज शी हैड टू स्टे लेट टू गेट इट डन,
क्वेश्चन नंबर 99, we have very little information. ठीक है, लास्ट, we shall leave no stone unturned to make our new story and on economics a success. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. तो ये आपके आंसर्स है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनके अंदर डाउट है, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनके अंदर टाइपोग्राफिकल एरर है, तो वो देखा जाएगा कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो आंसर की आएगी तो उसके अंदर वहां पे किस आंसर को एक्यूरेट आंसर माना गया है. ओके, तो आई होप ये जब आपने एनालिसिस किया तो आपको चीज समझ में आ गई होगी कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. एटलीस्ट रफली आइडिया आपको लग जाएगा, और हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, बट मोरलेस यही इसकी ऑफिशियल आंसर की होनी चाहिए. 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं जिसके अंदर डिस्प्यूट है थोड़ा. ओके, तो ये तो था हमारा पेपर. अब अगर हम इस पेपर को देखें तो देखिए, इसमें बहुत से बच्चे से बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था. लेट मी एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज. जस्ट अ सेकेंड. देखिए, ये पेपर सिंपल भी था और नहीं भी था. सिंपल क्यों था? सिंपल इसलिए था, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो इस पेपर के अंदर तो क्वेश्चन सारे इजी हैं. क्वेश्चन पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं आ रही है. लास्ट टाइम जब आरजेएस प्री हुआ था 2024 में, तब क्वेश्चंस भी लेंदी थे और क्वेश्चन को समझने में डिफिकल्टी हो रही थी. यहाँ पे क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो उसके ऑप्शंस है ना, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, और इसी चीज की वजह से सिली मिस्टेक्स होना बहुत बहुत कॉमन है इस पेपर के अंदर. तो इसलिए पेपर इजी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता. मॉडरेट तो स्लाइटली डिफिकल्ट, मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट. इजी नहीं है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. तो इस रीजन की वजह से हमारे अकॉर्डिंग ये पेपर किस कैटेगरी में आएगा? मॉडरेट कैटेगरी के अंदर ये पेपर आने वाला है. कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे जिनके अंदर जो ऑप्शन है वो इस तरीके से दिए गए कि उसमें कंफ्यूजन होना बहुत बहुत कॉमन चीज है. क्वेश्चन के अंदर नोट लगाया गया, नोट हटा दिया गया है, तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है. बट हाँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल भी नहीं था, है ना, और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था. अगर आपने बैरेट को अच्छे से पढ़ा है, आपकी बैरेट पे कमांड है, तो आपके लिए जो पेपर है ये स्लाइटली इजी जो है पोर्शन उसमें आएगा. इसीलिए अगर हम ऑन एन एवरेज निकाले तो मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर इसको पेपर को हम डालेंगे. ओके, तो ये पेपर का एनालिसिस है. अगर हम बात करें कि किस एक्ट से कितने क्वेश्चन है, आप देखिए जब हमने पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे, है ना, तब भी हमने बताया था आपको एग्जैक्टली कि किस एक्ट से ऑलमोस्ट उतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं. और अप्रोक्सीमेटली अगर आप हमारे वो पीवाईक्यू वाले वीडियोस देखोगे तो मोर और लेस उस पीवाईक्यू में जो हमने बोला था उसी एक्ट से उतने ही क्वेश्चन आए, किसी से ज्यादा नहीं आए, ऑलमोस्ट उसी के पास आए. जैसे सीपीसी से आपके पास आए 4 क्वेश्चंस, ठीक है. उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आए 3 क्वेश्चन. हिंदू लॉ से आए आपके पास 4 क्वेश्चन. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से आए आपके पास 1 क्वेश्चन. मुस्लिम लॉ से आपके पास आए 3 क्वेश्चन. लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट से आए आपके पास 2 क्वेश्चन. इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए, इससे आपके पास आए टोटल 8 क्वेश्चन. उसमें से बीएसए में से पूछा गया है 1, ठीक है. एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें से आए 2 क्वेश्चन. रजिस्ट्रेशन में से आया आपके पास 1 क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इससे आपके सामने आए 3 क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आए आपके 2 क्वेश्चन. कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन से आपके पास आए 1 क्वेश्चन. रेंट कंट्रोल, उससे आपके सामने आए 2 क्वेश्चन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 क्वेश्चन. लैंड रेवेन्यू, इससे है आपके सामने 1 क्वेश्चन. और देखो, लैंड रेवेन्यू एक ऐसा एक्ट है जिसने बच्चों को बहुत परेशान किया था. बच्चों ने हमसे बहुत पूछा था, सर इस एक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना करना है.
हमने सभी बच्चों को एक ही एडवाइस दी थी कि इस एक्ट से एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, तो इस एक्ट के ऊपर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और देखो जो हमने बोला था वही हुआ है कि कितने क्वेश्चन आए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आए। तो अभी से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने अपने महीने भर के टाइम अगर बर्बाद कर दिया होगा तो आप अब थोड़ा सा जो है रिग्रेट कर होंगे। तो हमने तब भी बोला था लैंड रेवेन्यू एक्ट को आप छोड़ के भी जा सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ये एडवाइस हमने दी थी। फिर उसके बाद आपका आईपीसी, बीएनएस, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं टोटल 10, जिसमें से बीएनएस से आए हैं आपके 3 क्वेश्चंस, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से आपके सामने आए 2 क्वेश्चन, पीओ यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से 1 क्वेश्चन, एक्साइज एक्ट इससे आए 3 क्वेश्चन, सीआरपीसी, बीएनएसएस इससे आए 8 क्वेश्चन, जिसमें से बीएनएसएस में से हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से आए आपके सामने 1 क्वेश्चन, एनआई एक्ट से आया आपका 2 क्वेश्चन आए एनआई एक्ट से। उसके बाद है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उससे आपके सामने 1, पोक्सो इससे 1, आईटी एक्ट से 1 एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इससे 1। तो ये आपका पूरे पेपर का एनालिसिस है कि किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आए। और अगर आपने हमारा पीवाईक्यू वाला वीडियो देखा होगा, आई थिंक ये आपको विजिबल, चलो ये विजिबल नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। अगर आपने हमारे पीवाईक्यू वाली वीडियोस देखे थे तो हमने उसमें हर सब्जेक्ट में से आपको एनालिसिस करके बताया था कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चन हैं। तो ये फायदा होता है पीवाईक्यू सॉल्व करने का, और पीवाईक्यू एक गाइडेंस के साथ सॉल्व करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको पता होता है किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था पूरे पेपर का एनालिसिस, ओके। तो अब यहाँ पे बात आती है कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कि अगर हम पेपर को देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें, वैकेंसी को देखें तो क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए क्योंकि ये पेपर इजी नहीं था तो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट ये कैटेगरी में मैं रखूंगा, और इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि 75 के आसपास की कट ऑफ रहने वाली जनरल कैटेगरी की, प्लस 2 मार्क्स हो सकते हैं, बट 75 से ऐसा नहीं है कि 80 क्रॉस कर जाएगी। 80 क्रॉस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज भी कंसिडरेबल पार्ट है, और जो हिंदी है थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी एज कंपेयर टू अदर ईयर्स। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 80 क्रॉस कर जाएगी कट ऑफ, 70 के आसपास इसके रहने के चांसेस है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस इस पेपर का। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा और आप जो है कट ऑफ मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम मेंस की टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस पेपर की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हमने एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा 4 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या क्या कवर करवाने वाले हैं। हम करवाएंगे मेंस की आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन, हम करवाएंगे जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन, ऑर्डर राइटिंग की प्रिपरेशन, उसके अलावा हम करवाएंगे ऐसे राइटिंग की प्रिपरेशन, और आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। तो ये 4 चीजें, ये कॉम्बो पैक आपको मिलने वाला है हमारे मेंस के बैच के अंदर। तो बिना देर करे अगर आप 75 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप मेंस के बैच में हमारा एनरोल कीजिए और हमारी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। वहां पे आपको डिटेल एनालिसिस बताया जाएगा कि कैसे आपको मेंस के पेपर अटेम्प्ट करने। और यहाँ पे जो एक अच्छी चीज हम प्रोवाइड करवाते हैं वो ये है कि 1-on-1 मेंटरशिप, यानी कि जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करोगे विद इन 2 to 3 डेज आपको आंसर शीट चेक होकर मिल जाएगी, और फिर क्या होगा, आपका एक 1-on-1 मेंटरशिप सेशन अरेंज किया जाएगा टीचर के साथ जिन्होंने आपकी आंसर शीट चेक की, ताकि आप इंडिविजुअली अपनी आंसर शीट की कमियों को पहचान पाओ। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी आपके मेंस के आंसर राइटिंग इंप्रूव करने में। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता था कि कैसे एनरोल करना है, क्या करना है, ये सारी डिटेल्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर अवेलेबल है। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं अभी एनरोल करना तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ये हमारा नंबर है 7231
846865। आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, आपको जो भी डाउट होंगे पेपर को लेके, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। जितने भी डाउट है कि इस मेंस बैच में आपको कैसे क्या मिलने वाला है, वो सारे डाउट आपको सॉल्व किए जाएंगे। देखिए मेंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो जितनी जल्दी अगर आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे वही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। So that's all for today and all the very best for your pre-examination result. Goodbye.